नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र बुक का अध्याय नंबर 5वां, जिसका नाम है मांग का सिद्धांत, इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास में कराऊंगा वो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं साथियों अपना लेसन मांग का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे कि भाई मांग क्या होता है। दोस्तों, अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछे कि भाई मांग क्या होती है, तो उसका आंसर यही होगा कि जिन वस्तुओं की हमें ज़रूरत होती है हम उसको खरीदते हैं, वो हमारी मांग होती है। या किसी दूसरे व्यक्ति का आंसर होगा कि भाई किसी भी वस्तु की आवश्यकता के लिए हम जो भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं वो भाई मांग होती है। पर दोस्तों याद रखना, अर्थशास्त्र की भाषा में मांग हमेशा तीन बातों पर निर्भर करती है: क्वांटिटी पर, प्राइस पर एंड टाइम पीरियड पर। अर्थात कि मात्रा, कीमत और समय अवधि पर निर्भर करती है। दोस्तों, मांग कौन करता है? याद रखना, मांग हमेशा कौन करता है साथियों? उपभोक्ता करता है। ठीक है, आप बताइए, उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदता है या बेचता है? तो आपका आंसर है साथियों, खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। तभी हमारी परिभाषा बनती है साथियों मांग की। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिस पर एक उपभोक्ता निश्चित कीमत तथा निश्चित समय अवधि पर क्या रहता है? खरीदने को तैयार रहता है। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया? तो मतलब हम जान गए दोस्तों, मांग हमेशा तीन बातों पर निर्भर करती है: क्वांटिटी, उसकी प्राइस एंड टाइम पीरियड पर। क्लियर दोस्तों? बट एक चीज याद रखना, मांग का जो परिभाषा है वो अलग है और मांग का नियम अलग है। मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी मांगी गई मात्रा में कमी, ठीक है, को क्या कहते हैं? मांग का नियम। या ये भी कह सकते हैं, मांग का नियम क्या कहता है? वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में हमेशा इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, मतलब विपरीत संबंध पाया जाता है। तो साथियों क्लियर? अब चलते हैं हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर, जो कि परीक्षा के माध्यम हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है। भाई किसी वस्तु की जो मात्रा है किसी विशेष कीमत पर खरीदी जाती है, वो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? मांगी गई मात्रा पर। याद रखना दोस्तों, मांगी गई मात्रा के अंतर्गत मांग का संकुचन या मांग वक्र पर संकुचन, या आप कह सकते हो मांग वक्र का विस्तार आता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऑप्शन नंबर बी है साथियों? क्योंकि लिखा है कि वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है। भाई हमेशा दोस्तों किसी वस्तु की जो मात्रा है वो हमेशा किस पर डिपेंड होती है? किसी वस्तु की कीमत पर। अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब चलते हैं हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है साथियों, बाजार में, दूसरा प्रश्न ये रहा, कहता है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में संबंध को दर्शाने वाली अनुसूची के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को कहा जाता है। दोस्तों एक चीज आप पकड़ो, यहाँ क्या लिखा है? रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब है मांग वक्र बनेगा। भाई इन चारों के पास मांग वक्र लिखा है ना, मतलब डिमांड कर्व लिखा है, लेकिन इसका लिखा है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में संबंध को दर्शाने वाली अनुसूची को, यहाँ लिखा है बाजार, और क्या है? रेखा चित्रीय प्रस्तुति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार मांग होगा। क्योंकि बात किसकी कर रहा है? बाजार की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे एक फर्म एक व्यक्तिगत जो क्रेता की बात करता है तो दोस्तों यहाँ पे व्यक्तिगत आता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में देखा है बाजार,
बाजार में किसी वस्तु, है ना, किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में संबंध को दर्शाने वाली अनुसूची के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को बाजार मांग वक्र कहते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर तीसरे पे। याद रखना दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु की पी मतलब प्राइस, किसी वस्तु की कीमत 5 होती है, तब जो ए बंदा है वो 11 इकाइयां खरीदता है, वहीं बी बंदा जो है उसकी 14 इकाइयां खरीदता है, और वहीं सी बंदा है वो कितनी इकाइयां खरीदता है दोस्तों, 8 इकाइयां खरीदता है। तो पूछा बाजार मांग क्या होती है। दोस्तों याद रखना, सभी फर्मों की मांग के जोड़ को बाजार मांग कहते हैं भाई, या सभी उपभोक्ताओं द्वारा की गई मांग के जोड़ को बाजार मांग कहते हैं भाई। ए बी सी की जो मांग है इनका टोटल करते हैं दोस्तों। 11 और 14 कितने हो गए साथियों, 25। 25 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 33। कितना हो गया, 33। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछता है, जब किसी वस्तु की 5 रुपए प्रति इकाई कीमत पर ए की मांग 11, बी की 14 तथा सी की 8 होती है, तो बाजार मांग क्या होगी। तो दोस्तों तीनों की मांग ए बी सी की हम जो मांग है उनको जोड़ देते हैं तो उसका आंसर बन जाता है 33, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सभी फर्मों द्वारा की गई मांग के जोड़ को बाजार मांग कहते हैं भाई। सभी फर्मों ए की मांग कितनी है, बी की कितनी है और सी की मांग क्या है, जोड़ो तो हमें पता लग जाएगा कि भाई बाजार की जो कुल मांग है वो कितनी है, 33 इकाइयां, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर साथियों, अब चलते हमारा प्रश्न नंबर चौथा। कहता है मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान प्रकट करता है। दोस्तों याद रखना, हमारा जो मांग वक्र का ढलान कहाँ होता है दोस्तों, नीचे की ओर होता है। ये क्या प्रस्तुत करता है, यहाँ पे मान लो कीमत है, यहाँ पे मात्रा है। अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये क्या हो रहा है, दोनों में विपरीत संबंध पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर है साथियों बी, कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को क्या पाया जाता है दोस्तों, मैंने सबसे पहला बता दिया था कि जो मांग जो होता है, मांग वक्र होता है, वो हमेशा विपरीत संबंधों को प्रकट करता है। किसमें, कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में हमेशा विपरीत संबंध होता है। याद है दोस्तों, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपना प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां कहता है दोस्तों, जब सेब की कीमत, याद रखना ये जो ए फॉर एप्पल है, जब सेब की कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि के कारण संतरे की मांग मतलब क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी किसकी है दोस्तों, ऑरेंज की, वो बढ़ जाती है। क्या होते हैं, संतरे की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध है। याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, दोनों में क्या संबंध दोस्तों, प्रतिस्थापन वस्तुएं। मतलब कि प्रतिस्थापन वस्तुओं में अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर एप्पल की कीमत बढ़ती है तो एप्पल की ही क्वांटिटी घट जाएगी। तो जनता क्या करेगी, बोले भैया मैं तो एप्पल की कीमत बढ़ गई है, मैं एप्पल ना खरीद करके क्या ले लेता हूँ, ऑरेंज। तो ऑरेंज की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों सेब और संतरे यहाँ पर क्या है दोस्तों, दोनों जो है वो स्थानापन्न वस्तुएं हैं। स्थानापन्न को हम प्रतिस्थापन वस्तुएं भी कहते हैं। याद रखना, यहाँ पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तु क्या होती है दोस्तों, जो दो वस्तुएं मिलकर के किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं। जैसे दोस्तों अपनी कार और पेट्रोल। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि भाई सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र दर्शाता है। दोस्तों याद रखना कि जो भी हमारी सामान्य वस्तुएं होती हैं, नॉर्मल गुड्स की, है ना, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, जैसे भाई हम जानते हैं किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम उसकी मांग को कम कर देते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक ढलान वाला होता है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां कहता है कि भाई मांग का नियम अवश्य विफल होता है। मांग का नियम कब फेल होता है दोस्तों, हमें पता है कि जब
वस्तु की जो वस्तु होती है, मांग का नियम कब विफल होता है साथियों? गिफिन वस्तुओं की स्थिति में। दोस्तों, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? गिफिन वस्तुएं उन निम्न कोटि वस्तुओं को कहते हैं जिनमें वस्तु की मांग और उसकी मांगी गई मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, उसे क्या कहेंगे? गिफिन वस्तुएं। तो दोस्तों याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछ ले, मांग का नियम अवश्य विफल होता है। मांग का नियम कब फेल होता है? याद रखना, कब होता है? गिफिन वस्तुओं की स्थिति में। क्लियर? अब चलते हैं हमारा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कहता है, निम्न कोटि की वस्तुएं वे होती हैं जिनका आय प्रभाव होता है, मतलब कि इनकम इफेक्ट। याद रखना दोस्तों, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या आप घटिया वस्तुएं लोगे? नहीं लोगे। तभी तो मैं जो हमारी निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, उनकी क्वांटिटी को आप कम कर दोगे। जब आय बढ़ेगी तो निम्न कोटि वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक संबंध, इधर बढ़ रहा है तो इधर घट रहा है। क्लियर हो गया साथियों? ओके, अब चलते हमारा प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं को प्रस्तुत करती है? याद रखना, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनका हम एक के स्थान पर दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। क्या दोस्तों, आप कार की जगह, कार और पेट्रोल, ये क्या है? पूरक वस्तुएं। याद रखना, ये दोनों पूरक वस्तुएं, कार और पेट्रोल एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। कार में अगर आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो फिर दोस्तों कार नहीं चलेगी। तो ये दोनों पूरक वस्तुएं। ब्रेड और मक्खन, ये भी एक जोड़ा है, मतलब कि दोनों को मिल करके किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, जूस और कोल्ड ड्रिंक। अगर आपको बाजार में जूस नहीं मिलता है पीने के लिए तो आप उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो। तो इसका जो आंसर है, प्रतिस्थापन वस्तुओं का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर? जूस और कोल्ड ड्रिंक। अब चलते हैं हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कहता है, गिफिन विरोधाभास की स्थिति में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है साथियों? याद रखना, हमेशा गिफिन विरोधाभास की स्थिति में हमेशा मांग वक्र कैसा होता है साथियों? धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब चलते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है साथियों? लिखा है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मोटे अनाज को मतलब घटिया वस्तुओं की मांग वक्र। अब आप बताओ, अगर आपकी आय बढ़ती है तो क्या आप घटिया वस्तु की मांग करोगे? नहीं करोगे। है दोस्तों, क्या आप, अगर आपकी आय बढ़ जाती है तो क्या घटिया वस्तु की मांग करोगे? नहीं करोगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है डी। जो उसका मांग है दोस्तों वो बाईं की ओर खिसक जाएगा। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो घटिया वस्तुओं की मांग को कम कर देगा। इसका मैं डायग्राम बनाता हूं दोस्तों। मान लो ये कीमत है दोस्तों, कीमत स्थिर है। अगर एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो आप क्या करोगे? अपना मांग को कम कर दोगे, अपनी मांग को बाईं ओर खिसका दोगे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12वां। प्रश्न नंबर 12वां कहता है, यदि दो वस्तुएं पूरक हैं, पूरक मतलब दो वस्तुएं किसी मिल करके किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं। लिखा है कि दो वस्तुएं जो हैं वो पूरक हैं। ठीक है, दो वस्तुएं पूरक हैं तब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। मान लो दोस्तों ये कार है और ये पेट्रोल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या आप कार खरीदोगे दोस्तों? नहीं, कार की मात्रा को कम कर दोगे। तो इसलिए पूछा गया है दोस्तों कि यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे की मांग में क्या होगी दोस्तों? अन्य वस्तु की मांग में कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हमारा प्रश्न नंबर 13वां। 13वां कहता है, मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है। मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है। ये कब होता है साथियों? गिफिन वस्तुओं के लिए। ठीक है, हमेशा गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है। क्लियर? अब हमारा 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन याद रखना साथियों, मांग वक्र का संचलन। याद रखना, जब भी संचलन वर्ड आ जाए,
विस्तार आ जाए, हमेशा ये कीमत के द्वारा ही प्रभावित होता है। ठीक है, मांग वक्र का अगर पूछा है मांग वक्र का खिसकाव, तो याद रखना अन्य कारकों के द्वारा होता है। ठीक है, यहां लिखा है मांग वक्र पर संचलन। मांग वक्र पर संचलन कब होता है साथियों? वो जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण, मैंने आपको पहले बता दिया, कभी भी संचलन वर्ड आ जाए, मतलब विस्तार या संकुचन आ जाए, तो वो केवल कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन है ए। अब चलते हैं हमारा 15वां प्रश्न। दोस्तों याद रखना 15वां प्रश्न ही भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बिजली की कीमत में वृद्धि होने के कारण, अगर भैया बिजली की कीमत बढ़ गई तो आप क्या बिजली की जो उपकरण की मांग बढ़ाओगे? नहीं। जैसे ही बिजली की कीमत बढ़ेगी ना दोस्तों, आपको पता लगे भाई बिजली की कीमत बढ़ गई, तो आप दोस्तों हीटर नहीं चलाओगे, फ्रिज भी नहीं चलाओगे। तो इसलिए दोस्तों जब बिजली की कीमत बढ़ती है तो उपकरणों की जो क्वांटिटी वो आप कम कर दोगे। ठीक है साथियों, ओके। अब चलते 16वां प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है कि मांग वक्र में खिसकाव का अर्थ है। याद रखना दोस्तों, मांग वक्र का खिसकाव ऐसे होता है, ये डी मान लो ओरिजिनल है, डी, ये आगे गया D1, तो ये दाईं ओर खिसक गया। अगर ये पीछे की ओर आ जाता है तो ये बाईं ओर हो गया। तो दोस्तों ये क्या होता है, मांग वक्र का खिसकाव कब होता है? जब वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारकों के द्वारा। तो ऐसा कोई आंसर है? जी हाँ। क्या लिखा है दोस्तों? 16वें का आंसर है सी, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य कारकों के द्वारा। अन्य कारक मतलब कि अदर फैक्टर। मान लो एक उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो भैया उसी कीमत पर उपभोक्ता जो है अधिक डिमांड करेगा। ठीक है ना, डी से ये D1 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। अब अंतिम प्रश्न और लास्ट क्या कहता है साथियों? कहता है उपभोक्ता की आय में कमी। अगर एक उपभोक्ता है दोस्तों, उसकी आय में कमी होती है, तो क्या वह नॉर्मल गुड्स की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही तो क्वेश्चन कह रहा है। उपभोक्ता की आय में कमी सामान्य वस्तुओं की स्थिति के कारण बताओ। अगर एक उपभोक्ता की आय कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, तो दोस्तों नॉर्मल गुड्स की जो क्वांटिटी है वो क्या करेगा बताओ? इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। अगर एक उपभोक्ता की आय जो है वो घट जाती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग को कम कर देगा, परंतु घटिया वस्तुओं की मांग को बढ़ा देगा। जैसे ही उपभोक्ता की आय घट जाती है दोस्तों, तो हम बासमती चावल न खा करके सामान्य चावल खाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए कहा गया दोस्तों, अगर उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो भाई नॉर्मल गुड्स क्या है, उसकी मांग को हम बाईं ओर खिसका देते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा जो भी प्रश्न हमने जो आज की क्लास में करें वो आपको क्लास में ही याद हो गया है। अगर दोस्तों आप इससे रिलेटेड और भी कोई पाठ करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने प्लेलिस्ट में सभी वीडियो डाल दी हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलते हैं अगले अध्याय में, अगली वीडियो में विद न्यू चैप्टर के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।